Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Revenue Act 1967. We have discussed up till section 150. In this video we are going to start chapter 12 of Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 12 of Land Revenue Act deals with the topic of arbitration. अब इस चैप्टर में बेसिकली बताया है कि अगर पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो रेवेन्यू ऑफिसर इस मैटर को रेफर कर सकता है एक थर्ड पर्सन को, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेशन के थ्रू पार्टीज के डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व होंगे ये हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 151 से। सेक्शन 151 बात करता है पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। अब इस सेक्शन की क्लॉज 1 में बताया गया है एनी रेवेन्यू ऑफिसर मे विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिफोर हिम इन एनी मैटर अंडर दिस एक्ट। अगर तो अब कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अगर उसके सामने कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है किसी भी मैटर से रिलेटेड तो वो पार्टीज की कॉन्सेंट के साथ, अब यहाँ पर कॉन्सेंट मस्ट है, पार्टीज की कॉन्सेंट के साथ वो इस मैटर को जो डिस्प्यूटेड मैटर है उसको रेफर कर सकता है आर्बिट्रेशन को, ताकि वो इस मैटर को रिजॉल्व कर सके। अब इसी सेक्शन 151 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि पहले में हमने कहा पार्टीज की कंसेंट जरूरी है। सब सेक्शन 2 कहता है कि विदाउट कंसेंट भी मैटर रेफर किया जा सकता है। अ कलेक्टर और एनी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी डिस्प्यूट बिफोर हिम। कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड वो पार्टीज की कॉन्सेंट के बगैर भी मैटर रेफर कर सकते हैं आर्बिट्रेशन को। अब वो कौन कौन से मैटर्स को रेफर कर सकते हैं? नंबर 1, any matter of which an entry is to be made in any record or register under chapter 6। अगर तो अब चैप्टर 6 में हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात की थी, अब वहां पर अंतराज में अगर किसी तरह की कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उस मैटर को रेफर किया जा सकता है। सेकेंडली, एनी मैटर रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 67, जहां पर लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट से रिलेटेड किसी तरह का कोई मैटर अराइज हो रहा है। द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट और ऑफ होल्डिंग फील्ड और अदर पोर्शन ऑफ द स्टेट, अगर तो किसी स्टेट किसी होल्डिंग की लिमिट्स को डिफाइन करने से रिलेटेड अगर कोई मैटर अराइज हो रहा है। और फोर्थली, द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड एट द पार्टीशन और मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन। अगर तो पार्टीशन प्रॉपर्टी की नेचर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है या उसकी मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन से, यानी कि तकसीम के तरीकाकार के ऊपर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो इन तमाम मैटर्स को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज भी आर्बिट्रेशन को रेफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 152। सेक्शन 152 बात करता है ऑर्डर ऑफ द रेफरेंस एंड द कंटेंट्स देयर ऑफ। Section 152 subsection 1, in referring a dispute to the arbitration, a revenue officer shall make an order of the reference and specify therein the matter submitted to the arbitration। अब जब ये मैटर रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेशन को तो उसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर बाकायदा एक ऑर्डर पास करेगा, जिस ऑर्डर के अंदर वो स्पेसिफाई करेगा कि आया पार्टीज के दरमियान क्या मैटर है जिसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, जिसके लिए ये मैटर आर्बिट्रेशन को रेफर किया जा रहा है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच ईच पार्टी इज टू नॉमिनेट,
पार्टीज ने कितने आर्बिट्रेटर्स नॉमिनेट करने हैं ये चीज मेंशन की जाएगी। द पीरियड विद इन विच आर्बिट्रेटर्स आर टू बी नॉमिनेटेड, और वो टाइम पीरियड भी मेंशन किया जाएगा जिसके अंदर पार्टीज ने अपने लिए आर्बिट्रेटर चुनने हैं। एंड द पीरियड विद इन विच द अवार्ड इज टू बी डिलीवर्ड, और वो टाइम पीरियड भी मेंशन किया जाएगा जिसके अंदर अवार्ड जो डिसीजन होगा आर्बिट्रेटर्स का वो कितने टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर करना है। ये तमाम चीजें उस ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाई की जाएंगी। Subsection 2, the number of arbitrators which each party may nominate must be the same and must not exceed 2, यानी कि हर पार्टी ने जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने हैं वो सेम होने से मुराद क्या है कि अगर एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर चुन रही है तो दूसरी पार्टी भी एक ही चुनेगी, और ये जो आर्बिट्रेटर्स हैं ये 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। If from any cause the arbitrators are not nominated or award is not delivered within the fixed time period in the order of the reference, अगर तो किसी भी वजह से आर्बिट्रेटर्स पार्टीज की तरफ से नॉमिनेट नहीं किए गए या फिर जिस टाइम पीरियड के अंदर अवार्ड डिलीवर करने को कहा था उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अगर अवार्ड जारी नहीं किया गया, द रेवेन्यू ऑफिसर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सटेंड दैट पीरियड और कैंसिल द ऑर्डर ऑफ द रेफरेंस। तो रेवेन्यू ऑफिसर वो चाहे तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो अपने इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है जिसमें उसने ये मैटर आर्बिट्रेशन को रेफर किया था। नेक्स्ट है सेक्शन 153। सेक्शन 153 बात करता है नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अब यहां पर आर्बिट्रेटर्स की नॉमिनेशन की बात की गई है। सब सेक्शन 1 कहता है when an order of the reference has been made, each party may nominate the number of arbitrators specified in the order and the revenue officer shall nominate one other arbitrator। अब जब रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से ये ऑर्डर पास कर लिया गया है और उस ऑर्डर में स्पेसिफाई भी कर दिया है कि पार्टीज ने कितने आर्बिट्रेटर्स को नॉमिनेट करना है, तो हर पार्टी उस ऑर्डर में मेंशन किए गई लिमिट के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेटर्स को नॉमिनेट करेगी, और साथ ही साथ एक आर्बिट्रेटर रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। Subsection 2, the revenue officer may for the reasons to be recorded by him make an order disallowing any nomination made by either party and requiring the party to make another nomination within the time to be specified in the order। अब रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो वो पार्टीज को डिसअलाउ भी कर सकता है, यानी कि अगर पार्टीज ने कोई नॉमिनेशन दी है किसी बंदे की एज आर्बिट्रेटर तो वो चाहे तो उसको डिसअलाउ भी कर सकता है, और वो इस चीज की रीजंस भी बताएगा कि उसने क्यों डिसअलाउ किया है, और साथ ही पार्टीज को टाइम पीरियड देगा कि इतने टाइम में आप एक नया बंदा मुंतखब करो अपने लिए। सबसेक्शन 3, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी फाइनल। अब ये जो उसने ऑर्डर पास किया है कि न्यू आर्बिट्रेटर मुंतखब करना है, ये उसकी तरफ से ऑर्डर फाइनल कंसिडर होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 154। सेक्शन 154 कहता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय पार्टीज। अब यहां पर आर्बिट्रेटर्स की सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है, रिप्लेसमेंट की। इफ एन आर्बिट्रेटर नॉमिनेटेड बाय अ पार्टी डाइज, डिजायर टू बी डिस्चार्ज, refuses or incapable to act, the party may nominate another person in his stead। अगर तो पार्टीज ने जिस पर्सन को आर्बिट्रेटर नॉमिनेट किया है अगर तो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो ये ख्वाहिश करता है कि मुझे मेरी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज किया जाए, या फिर वो आर्बिट्रेटर बनने से इनकार कर देता है, या वो इनकैपेबल हो गया है टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, तो ऐसी सूरत में पार्टीज अपने लिए कोई दूसरा बंदा मुंतखब करेंगी एज एन आर्बिट्रेटर। यानी कि काम वहीं पर नहीं रुकेगा बल्कि उसकी रिप्लेसमेंट में एक नया बंदा आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 155। सेक्शन 155 कहता है नॉमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर। ऊपर हमने क्या कहा कि पार्टी सब्स्टिट्यूट करेंगी, यहां पर बात की जा रही है कि रेवेन्यू ऑफिसर सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली, अब आगे कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं। नंबर 1, if either of the parties fails to nominate an arbitrator under subsection 1 of section 153 within the period fixed in the order of the reference, अगर तो सेक्शन 153 सबसेक्शन 1 में जो टाइम पीरियड बताया गया है उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई पार्टी अपने लिए आर्बिट्रेटर मुंतखब करने में नाकाम हो जाती है, या फिर इफ
either of the parties if the nomination of arbitrator has been disallowed under subsection 2 of section 153. अगर तो सेक्शन 153 सबसेक्शन 2 में डिसअलाउंस के बाद भी पार्टीज अपने लिए आर्बिट्रेटर मुंतखब नहीं करती, यानी कि अनदर आर्बिट्रेटर इज नॉट नॉमिनेटेड विद इन द टाइम, उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर दूसरा नुमाइंदा एज आर्बिट्रेटर मुंतखब नहीं होता. एंड thirdly, if the party entitled to nominate an arbitrator in place of another fails to nominate him within 1 week, अगर तो सेक्शन 154 के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन की बात की गई थी उसमें 1 वीक के टाइम पीरियड देने के बावजूद भी उस एक हफ्ते में भी पार्टीज अपने लिए कोई भी पर्सन को एज आर्बिट्रेटर नॉमिनेट नहीं करती. Or if an arbitrator nominated by revenue officer dies, desire to be discharged or refuses or becomes incapable to act, या फिर अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई आर्बिट्रेटर नॉमिनेट किया था लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई है या वो अपने आप को डिस्चार्ज कर देता है या रिफ्यूज कर देता है या इनकैपेबल हो जाता है, तो इन तमाम सिचुएशंस के बाद क्या होगा, द रेवेन्यू ऑफिसर में नॉमिनेट अ पर्सन एज आर्बिट्रेटर. तो फिर पार्टी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी बल्कि रेवेन्यू ऑफिसर फिर एक बंदे को आर्बिट्रेटर के तौर पर अपॉइंट करेगा अपनी मर्जी से. नेक्स्ट है सेक्शन 156. सेक्शन 156 बात करता है प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर द आर्बिट्रेटर्स. अब आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो गए, उसके बाद अपीयरेंस की बात की गई है. सबसेक्शन 1, the revenue officer shall on the application of arbitrator issue the same process to the parties and witnesses whom the arbitrator desires to examine as he may issue in any proceeding under this act before himself. अब रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेटर्स की एप्लीकेशन के ऊपर तमाम पार्टीज जो कि इस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा हैं, जिनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, उन पार्टीज को और उनके विटनेसेस को नोटिसेस इशू किए जाएंगे कि वो फलान दिन पर फलान जगह पर आर्बिट्रेटर के सामने अपीयर होकर अपने इस सूट को कंटेस्ट करें. सबसेक्शन 2 कहता है any such party or witness shall be bound to appear before the arbitrators in obedience to the process issued under subsection 1 either in person by agent as the arbitrators may require. अब सबसेक्शन 1 के अंदर जिस पार्टी को या विटनेस को नोटिसेस इशू किए गए थे रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, तो वो तमाम पार्टीज और विटनेसेस बाउंड हैं कि वो अपनी हाजिरी को उस आर्बिट्रेटर के सामने यकीनी बनाएंगे. अब चाहे वो पर्सनली आते हैं या अपने किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, जैसे भी आर्बिट्रेटर्स उनको बुलाएगा वो उस तरह उसके सामने पेश होंगे. Subsection 3, the person attending in obedience of the process shall be bound to state the truth upon any matter respecting which he is examined or makes the statement. अब जिस भी पार्टी को आर्बिट्रेटर के सामने बुलाया जा रहा है वो बाउंड है कि वो उस आर्बिट्रेटर के सामने अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, जिस मैटर से रिलेटेड उसको एग्जामिन किया जा रहा है वो उस मैटर से रिलेटेड जो भी सच्चाई है वो आर्बिट्रेटर के सामने बताएगी. एंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स रिलेटिंग टू एनी सच मैटर. और अगर तो उस मैटर से रिलेटेड वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहती है या कोई भी एविडेंस लाना चाहती है तो वो उस आर्बिट्रेटर के सामने वो चीज़ें पेश करेगी. नेक्स्ट है सेक्शन 157, अवॉर्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर्स एंड प्रेजेंटेशन देयर ऑफ. अब एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज हो गई, एविडेंसेस रिकॉर्ड हो गए, अब अवॉर्ड की बात की जा रही है. सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 157, the arbitrators shall make an award in writing under their hands concerning the matter referred to them for arbitration and state therein the reasons thereof, and any arbitrator dissenting from the award made by the majority of arbitrators shall state the ground of his dissent. अब arbitrators
पार्टीज को एग्जामिन करने के बाद अपनी हैंड राइटिंग में एक फैसला जारी करेंगे जिसको अवॉर्ड कहा जाता है कि जो मैटर उनके सामने लाया गया था, एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं, और वो साथ ही साथ रीजंस भी बताएंगे कि उन्होंने जो ये फैसला सुनाया है वो किन वजूहात की बिना पर सुनाया है। और अगर कोई आर्बिट्रेटर इन मेजॉरिटी के फैसले से मुनहरिफ हो जाता है, अगर उसको किसी तरह का कोई एतराज है, तो फिर वो अपने उस एतराज के ग्राउंड्स भी मेंशन करेगा कि किस किस बात के ऊपर वो एतराज कर रहा है। सबसेक्शन 2, द आर्बिट्रेटर शैल प्रेजेंट द अवार्ड टू द रेवेन्यू ऑफिसर in person by agent or send the same to him by registered post। अब ये जो अवार्ड आर्बिट्रेटर्स जारी करेंगे वो इस अवार्ड को कंपलसरी है कि रेवेन्यू ऑफिसर को भेजेंगे। अब वो चाहे वो पर्सनली भेजते हैं किसी एजेंट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर तक वो अवार्ड पहुंचाना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 158। सेक्शन 158 बात करता है प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड। अब सेक्शन 158 सबसेक्शन 1, when the award has been received, the revenue officer shall fix a date for the consideration of the award। जब आर्बिट्रेटर्स की तरफ से भेजा हुआ ये अवार्ड रेवेन्यू ऑफिसर को रिसीव होगा तो वो एक डे फिक्स करेगा इसको कंसिडर करने के लिए, यानी कि वो इसको देखेगा कि आर्बिट्रेटर्स की तरफ से क्या फैसला दिया गया है, पार्टीज ऑब्जेक्शन रेज करना चाहती हैं वगैरह वगैरह। ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सब्सिक्वेंट डेट टू विच एन एडजर्नमेंट मे बी मेड। अब सबसेक्शन 1 के अंदर जो डे फिक्स किया गया है या अगर तो एडजर्न करने के बाद कोई न्यू डेट फिक्स हुई है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल हियर एनी ऑब्जेक्शन विच द पार्टीज पे हैव टू मेक टू द अवार्ड। और अगर तो पार्टीज उस फिक्स डे के ऊपर इस अवार्ड पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहती हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीज की उन तमाम ऑब्जेक्शंस को सुनेगा। इसी के साथ सेक्शन 159 है जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ अवार्ड। अब ये जो अवार्ड जारी किया गया है इसका इफेक्ट क्या होगा। सबसेक्शन 1 कहता है द रेवेन्यू ऑफिसर मे एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट द अवार्ड, रिकॉर्डेड his reasons for doing so in his decision respecting the dispute which was referred to arbitration। अब जब रेवेन्यू ऑफिसर इस अवार्ड को देखेगा तो उसकी डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो इस अवार्ड को एक्सेप्ट भी कर सकता है, इस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, इस डिसीजन को, या अगर चाहे तो उसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है या स्ट्रेट अवे सारे के सारे अवार्ड को रिजेक्ट भी कर सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेवेन्यू ऑफिसर। और साथ ही साथ अगर तो वो रिजेक्ट करता है या मॉडिफिकेशन करता है तो वो रीजंस भी बताएगा कि वो किस किस ग्राउंड को मॉडिफाई कर रहा है या किस किस ग्राउंड के ऊपर उसने इस पूरे के पूरे अवार्ड को रिजेक्ट किया है। Subsection 2, an appeal shall lie from the decision of the revenue officer made under subsection 1 is if the arbitrators had not been appointed। अब इस सेक्शन कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर अपना फैसला सुनाएगा तो उस फैसले के अगेंस्ट आप अपील भी फाइल कर सकते हो और ये फैसला बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा जैसे कभी आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट किया ही नहीं गया था और ये फैसला डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने दिया है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 13 के ऊपर, जिसमें हमने आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया कि अगर कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर्स को रेफर कर दिया जाता है तो उसको फिर किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सो हमने सेक्शन 151 से सेक्शन 159 तक इसको डिटेल में डिस्कस किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।